थोड़ी-सी मार्केट की चर्चा करते हैं। हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट की बात करें इससे पहले एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे बजाज फाइनेंस पर। आज जिस तरीके की पिटाई हुई स्टॉक की, यहाँ पर आपका क्या व्यू हो रहा है? देखिए, थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का थोड़ा सा प्रभाव था। और मेरा मानना है कि क्योंकि जिस तरह की उम्मीद बजाज फाइनेंस से की जाती है कि उनका जो नतीजा आएगा वो एकदम प्रिस्टीन रहेगा, एकदम साफ सुथरा रहेगा, उससे थोड़ी सी शायद मार्केट को उतने बिलीफ नहीं था कि नंबर जो है उसके हिसाब से है। लेकिन अगर कंज्यूमर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो वो ठीक ठाक है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप इस वक्त मार्केट पे बेट ये लगा के चल रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर ग्रोथ ही रहेगा और वही वहीं से मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है, तो आप बजाज फाइनेंस को नकारात्मक रूप से नहीं देख सकते। ओके, ठीक है। बजाज फाइनेंस पे ये आनंद जी का ठीक था। अच्छा सर, इस बार की अर्निंग्स में कैपिटल गुड्स के नंबर्स में अलॉन्ग विद द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स या फिर सेक्टर्स बहुत शार्पनेस थी। एल&टी एट ऑल टाइम हाई, बीएचएल का पोस्ट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। कमेंस की कमेंट्री या फिर कमेंस की मैनेजमेंट का टेक थोड़ा सा अगर आप देखें स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग था। अदरवाइज नंबर्स बहुत शार्प थे, एग्जीक्यूशन अच्छा था, ऑर्डर इनटेक, मार्जिन्स। अभी कैपिटल गुड्स के नंबर्स आपको कैसे लगे और आपका टेक यहाँ पर क्या है इस वक्त? देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी तक फिलहाल जो इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है, वो भले डिफेंस पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। और उसी एक कारण कैपिटल गुड्स क्षेत्र जो है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्षेत्र जो है, उसमें ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है। अब आप जो देख रहे हैं वो ऑर्डर बुक का कन्वर्जन हो रहा है, जिसमें ऑर्डर बुक भी बढ़िया है और इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन, क्योंकि पिकअप थोड़ा सा हो गया है, उसके कारण एग्जीक्यूशन भी अच्छा है और इसलिए नतीजे अच्छे आ रहे हैं। ये जरूर है कि यहाँ से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पिक आउट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी आपको ऑर्डर बुक जो है काफी अच्छा दिख रहा है और इसके कारण नतीजे बढ़िया आते रहेंगे। खाली ये है कि क्योंकि इस समय काफी बढ़ चुके हैं, इसलिए नया पैसा आप शायद इस क्षेत्र में लगाएंगे तो थोड़ा सा रुक के लगा सकते हैं। थोड़ा सा गिरावट आए तो उस समय लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपको नेगेटिव सरप्राइज आने की संभावना काफी कम है। ओके। आनंद जी, पीएसयू बैंकों में सबसे ज़्यादा री रेटिंग हुई है पिछले 2-3 महीनों में। एसबीआई ने लीड किया है उसे। क्या यहाँ पर अभी भी कंफर्ट है बाय करने का? अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक रेंज में है ज्यादातर पीएसयू बैंक्स के। और जो बैलेंस शीट की मतलब जो एसेट क्वालिटी है वो काफी बढ़िया ही है। देखना ये रहेगा कि आगे जाके इन लोग अपना एसेट क्वालिटी बरकरार बना सकते हैं कि नहीं, कि उसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। अभी क्योंकि आपका डिमांड जो है काफी बढ़ चुका है, आप कंज्यूमर साइड देखें या कॉर्पोरेट साइड देखें, दोनों में आज के दिन क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में आ गई है, बल्कि 14-15% की भी ग्रोथ आपको नजर आ रही है। तो इसलिए अगले 12 महीने में तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ जरूर बरकरार रहेगी। उसके बाद आपको एसेट क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा। अच्छा आनंद जी, अभी ऑटो में नंबर्स के बाद, इन इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद या फिर अक्टूबर की सेल्स फिगर के बाद लीडरशिप दो स्टॉक्स ने ली है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। एमएनएम के पास और मतलब मारुति तो पहले काफ़ी चल चुका था जीएसटी कट से पहले और जीएसटी कट की पॉसिबिलिटीज़ के बीच में। एमएनएम और पैसेंजर व्हीकल से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड। अभी आपका सबसे पसंदीदा इस वक्त स्टॉक क्या है ऑटो बास्केट में? देखिए, इस वक्त जो है क्योंकि जीएसटी कट हुआ है, इसलिए कहना मुश्किल है कि कितना सस्टेन रहेगा। आपको 1-2 महीने के नंबर्स और देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ के चलें कि क्योंकि जीएसटी में काफी फर्क पड़ा है, इसलिए डिमांड थोड़ी सी सस्टेन रहेगी, तो दो कंपनियां हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाई है। जब मजा खराब भी था तो भी बढ़िया पोर्टफोलियो लेके चल रहे थे। और वो है, एक तरफ टू व्हीलर्स में आप देखें तो टीवीएस, वो जब हमेशा मार्केट शेयर ग्रोथ ही रही है उसमें। और अगर आप पैसेंजर व्हीकल और बाकी व्हीकल्स में देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि उनका एक तो पूरा एसयूवी पोर्टफोलियो है, जहां पे जब बाजार में मंदी भी थी तो भी एसयूवी में सबसे ज्यादा ग्रोथ थी। और ट्रैक्टर सेगमेंट भी अच्छा ही कर रहा है। तो ले देखिए, ये दोनों कंपनियां जो हैं, इनकी एग्जीक्यूशन बहुत ही बढ़िया रही है, हालांकि इनके वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं।
लेकिन उसके बावजूद अगर आपको रखना है तो जब तक एग्जीक्यूशन बढ़िया रहेगी तब तक मार्केट शेयर गेन होता रहेगा और नंबर्स ठीक ठाक आते रहेंगे। उसमें ऊपर नीचे देखेंगे आपको कोई खास फायदा नहीं है, बाकी सब ज्यादातर ट्रेड करना पड़ता है आपको। सब में किसी ना किसी में कुछ जैसे हीरो होंडा में पोर्टफोलियो जो है काफी वीक दिखता है मुझे अभी भी, और की कोशिश रही है ईवी में जाने की, लेकिन अभी तक उसका कोई खास सस्टेन्ड अपसाइड नजर नहीं आया है। बजाज जो है वो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट शेयर लूज कर रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी वॉलिटिलिटी दिखती रहती है। तो इसलिए मारुति का पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, किया और हुंडई का भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, लेकिन वो अभी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में है। इसके लिए उनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बढ़ा चुका है, जहां तक फंडामेंटल जस्टिफाई करते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी ने 25,700 क्रॉस किया इंट्राडे में। जी हाँ, एक बार के लिए 25,702 तक गए हम। ठीक है, और उसी लेवल पर हैं। क्लोज बहुत शानदार है, ये बहुत ही शानदार क्लोज है, स्पेशली कंसिडरिंग कि इंट्राडे में आप 25,450 तक गए थे, तो करीब करीब 250 पॉइंट के करीब की एक रैली आपने इंट्राडे में देखी है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा मार्केट के लिए। अब लेट्स वेट एंड वॉच। ये आनंद जी, जो ईएमएस प्ले है, आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ी करेक्शन देखी है हमने। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ब्लू स्टार, वोल्टास, ऑलमोस्ट सभी की कमेंट्री काफ़ी नेगेटिव रही थी। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईएमएस में सबसे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी जहां तक ब्लू स्टार एटसेट्रा का था, क्योंकि इस बार गर्मी उतनी नहीं पड़ी, तो ऑब्वियसली डिमांड थोड़ी सी कम रहेगी। ये आपको एक बड़े तौर से देखना है कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर हैं और जहां पे आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि एक्सपोर्ट होगा इसलिए ग्रोथ आएगी, जब तक यूएस में टैरिफ का चेंज नहीं होता है तब तक वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़े से टाइट स्पॉट में है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर उतना जितना जितनी आशा लोगों को है, शायद उससे थोड़ा से कम परफॉर्मेंस आने वाला है। तो दोनों तरफ से जो है मेरा व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है डोमेस्टिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर। तो इस स्पेस पर आप देखें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। अच्छा, पॉसिबली आपसे एक सवाल मैं कमोडिटीज पे जो लेना चाहता था, उसमें मैं मेटल्स की तरफ ही जाऊंगा सर। फेरस नॉन फेरस में अच्छे मूव्स हैं और इक्का दुक्का अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स थे। अदर देन दैट इंडेक्स अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। मेटल्स पे आपका ठीक क्या है सर इस वक्त? तो दो अलग व्यू है। एक तो ये कि जहां तक डिमांड का सवाल है, मेरे हिसाब से अभी भी क्योंकि फेरस मेटल्स फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड हैं और एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक हो रहा है, इसके कारण वहां पर आपको बिजनेस पॉजिटिव नजर आता रहेगा। नॉन फेरस में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखी है। कमोडिटी ओवरऑल मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से भी देखें कि करेंसी जो है ग्लोबली, डॉलर जो है थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो इसके कारण बाकी जितने हार्ड एसेट्स हैं उनके सब वैल्यू ऑटोमेटिकली हायर दिखती रहेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक की तरह देखें तो जैसे हिंडाल्को है, ऑलरेडी काफी चढ़ चुका है, ऑलरेडी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास है, और इसके कारण यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़त होने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है। तो पॉजिटिव सेक्टर व्यू है। अब उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा कंपनी जो है आपको थोड़ी बेटर रिस्पॉन्स दे सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। ओके, आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। यहाँ से अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पर फ्रेश पैसा लगाना होगा इस मार्केट में आनंद जी, तो सबसे टॉप चॉइस क्या होगी आपकी? देखिए, अभी फिलहाल सिंगल प्ले इंडिया में ये है कि इंडिया अंडर वैल्यूड है, क्योंकि बढ़ा नहीं है, और बाकी इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है। और दूसरी उम्मीद ये लगा के लोग बैठे हैं कि यूएस का जो टैरिफ है वो शायद कम हो जाएगा या थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर दोनों में अगर आप देखें तो सेक्टर से ज्यादा आपको इस समय मार्केट प्ले नजर आता है, क्योंकि अगर टैरिफ कम होगा
ऑब्वियसली टैरिफ जिसके ऊपर ज्यादा लगे हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट और पूरा डिमांड का सिनेरियो फिर से चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्रंटलाइन कंपनीज जो है काफी ठीक ठाक करेंगी। अगर आप कोई क्षेत्र देखना चाहें तो एनर्जी क्षेत्र इस बार अभी भी इस बार का भी इस तिमाही के भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं और आगे जाते हुए भी अच्छे लगते हुए हैं। बाकी भी जैसे जो सेक्टर्स ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुके हैं जहाँ पे धीरे धीरे बढ़त आ रही है, जैसे कि टेलीकॉम हो, उस क्षेत्रों में भी आप निवेशित रह सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई डिमांड का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। तो नेट नेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स और एनर्जी और उसके साथ साथ टेलीकॉम जैसे क्षेत्र जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी हैं, उसमें मेरे हिसाब से फिलहाल कोई खास खतरा नहीं है, बल्कि अगर आप अपसाइड आ सकता है आएगा मार्केट में, तो यहाँ पे भी ये भी कम से कम मार्केट परफॉर्मर इफ नॉट आउट परफॉर्मर रहेंगे। अच्छा, आखिरी प्रश्न आपसे सर यहाँ पे, इस अर्निंग सीजन के बाद सबसे बड़ी सप्लाई एक बहुत एग्रेसिव स्पेस में विजिबल है, एंड दैट्स होटल्स। आप आईटीजी होटल्स को देखिए, आप इंडियन होटल्स को देखिए, आपका टेक होटल्स में क्या इस डिप को क्या बाय करना चाहिए या फिर आपको लगता है नहीं, आई मीन बीते 2 साल में जो प्राइस टच मिले हैं दैट्स इनफ फॉर द मोमेंट? जिस तरह से बढ़त आई है अर्निंग्स में और इसके साथ साथ शेयर प्राइस में, मेरे हिसाब से ग्रोथ आते हुए भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके साथ साथ जैसे ग्रोथ आएगी शेयर प्राइस ऑलरेडी काफी हद तक इसको डिस्काउंट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होटल्स में कोई डिमांड की शॉर्टेज आएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि नए रूम सप्लाई हो रहे हैं तो थोड़ा सा जो आपको इंक्रीज मिल रहा है एवरेज रूम रेवेन्यू पे, वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है।